नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पीकेटी एजुकेट्स में। मैं हूं डॉक्टर पवन तिवारी और आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूं सामान्य हिंदी का 33वां प्रैक्टिस सेट। इससे पहले कि हम अपने इस प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है कि टेलीग्राम पर हमारा अपना पब्लिक चैनल पीकेटी एजुकेट्स के नाम से है। आप हमारे इस पब्लिक चैनल को फॉलो करें और वहां से पीडीएफ प्रारूप में नोट्स, किताबें और क्वेश्चन पेपर्स को भी समय समय पर प्राप्त करते रख सकें और साथ ही साथ हमारे इस चैनल के प्रत्येक अपडेट के साथ जुड़े रह सकें। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने प्रश्नों की तरफ, लेकिन ध्यान रहे इस बात का कि प्रत्येक प्रश्न को हल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास 20 सेकंड का वक्त होगा। 20 सेकंड में आपको प्रश्न का जवाब चैट बॉक्स में देना है और क्योंकि आपके साथ बहुत सारे प्रतिस्पर्धी जुड़ेंगे तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप कम से कम समय में प्रश्न का जवाब देंगे। इससे आपका भी उत्साहवर्धन होगा और मेरा भी। तो आइए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आपके स्क्रीन पर है आज का पहला प्रश्न। यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? विकल्प ए है व्यंजन संधि, बी है विसर्ग संधि, सी है स्वर संधि और डी है दीर्घ संधि। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी, स्वर संधि। आप जानते हैं स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो स्वर संधि का ही एक भेद है यण संधि, तो स्वर संधि से ही यण संधि का संबंध है। विकल्प सी सही है आपका। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, सदाशय का सही संधि विच्छेद होगा। विकल्प ए है सद धन आशय, बी है सतत धन आशय, सी है सत धन आशय और डी है सदा धन आशय। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प सी, सत धन आशय बराबर सदाशय। व्यंजन संधि का यह नियम है कि यदि प्लस के पहले क, च, ट, त या प हो और प्लस के बाद वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, य, र, ल, व हो अथवा कोई स्वर हो, तो ऐसे में प्लस के पहले का क, च, ट, त, प अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो जैसे क है तो क किस में बदलेगा? ग में। च है तो च किस में बदलेगा? ज में। और ट है तो ट किस में बदलेगा? ड में। और त किस में बदलेगा? द में। और प है तो किस में बदलेगा? ब में। तो यहां पर त किस में बदल रहा है? द में बदल रहा है। तो सत धन आशय बराबर सदाशय आप देख सकते हैं, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में यण संधि कौन सी है? विकल्प ए है यद्यपि, बी है एकाएक, सी है सदैव, डी है महोजस्वी। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी शब्द के बीच में अय की मात्रा आ जाए, अ की मात्रा आ जाए तो तुरंत समझ जाइएगा कि वहां पर वृद्धि स्वर संधि है। जैसे एक धन एक बराबर एकाएक, सदा धन एव बराबर सदैव, महाधन ओजस्वी बराबर महोजस्वी। तो ये सब क्या हैं? आपके वृद्धि स्वर संधि हैं। और अगर किसी शब्द के बीच में य व र आ जाए तो तुरंत समझ जाइए कि वहां पर यण संधि है। जैसे देखिए, यद्यपि, यपि, यद्यपि, यदि धन अपि बराबर यद्यपि, तो ये यण संधि। जैसे अत्यल्प यह आ गया, स्वागत वह आ गया। तो ये सब अगर बीच में य व र आ जाता है तो वह क्या हो जाता है? यण संधि हो जाता है। तो इस लिहाज से आप देखिए, यद्यपि शब्द जो है इन तीनों से अलग है। इन तीनों में कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि है, जबकि ए यद्यपि में आपका यण संधि है। इसलिए विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? विकल्प ए है राजकुमार, बी है यज्ञवेदी, सी है आजन्म और डी है ग्रामवासी। आप जानते हैं तत्पुरुष समास की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ करके
पूर्व पद से सभी विभक्तियों का लोप होता है। इसी वजह से इन्हें हम तत्पुरुष समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास के जो प्रमुख भेद होते हैं वो 6 भेद होते हैं। फिलहाल हम उन भेदों पर चर्चा नहीं करेंगे, ज्यादा लंबा हो जाएगा। यहां डायरेक्ट बात करते हैं। राजकुमार, राजकुमार का समास विग्रह क्या होगा? राजा का कुमार। तो आप देख सकते हैं बीच में का की के विभक्ति अगर आती है तो का की के विभक्ति संबंध कारक की विभक्ति है, तो इसलिए राजा का कुमार में कौन सा तत्पुरुष समास होगा? संबंध तत्पुरुष समास होगा। यज्ञ वेदी, यज्ञ की वेदी, इसमें भी का की के संबंध तत्पुरुष समास। ग्रामवासी, ग्राम का वासी या ग्राम के वासी, इसमें भी क्या हो गया आपका? संबंध तत्पुरुष समास हो गया। जबकि यदि किसी शब्द का प्रारंभ किसी उपसर्ग से होता है, अ अन न उपसर्ग को छोड़ करके, तो वहां पर हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। आप देख सकते हैं आजन्म में अव्ययी भाव समास है, तो यहां पर तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? विकल्प सी नहीं है, आजन्म। यहां पर विकल्प सी आपका सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 5वां प्रश्न है, गुरुदेव शब्द में समास है। विकल्प ए है अव्ययी भाव समास, बी है तत्पुरुष समास, सी है बहुब्रीहि समास और डी है कर्मधारय समास। गुरुदेव का अर्थ होता है गुरु रूपी देवता। और आप जानते हैं जिस समास में विशेषण विशेष संबंध हो अथवा उपमेय उपमान संबंध हो, वहां पर हमेशा कर्मधारय समास होता है। यहां पर गुरु रूपी देवता है तो रूपक अलंकार है, और रूपक अलंकार जहां भी होता है वहां कर्मधारय समास ही होता है। विकल्प डी आपका यहां पर सही है, कर्मधारय समास। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 6वां प्रश्न है, जलमग्न शब्द में समास होगा। विकल्प ए है द्वंद्व, बी है अव्ययी भाव समास, सी है तत्पुरुष समास और डी है कर्मधारय समास। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी, जल में मग्न माने जल में डूबा हुआ, तो अधिकरण तत्पुरुष समास यहां पर हो गया आपका। विकल्प सी आपका यहां पर सही है, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो जलमग्न में तत्पुरुष समास है, विकल्प सी सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 7वां प्रश्न है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? विकल्प ए है पूर्वकालिक क्रिया, बी है प्रेरणार्थक क्रिया, सी है संयुक्त क्रिया और डी है अपूर्ण क्रिया। इसमें आपका सही जवाब होगा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि यह प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है। प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं किसी कार्य में हिस्सा न लेकर के किसी को कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। और प्रेरणार्थक क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरी द्वितीय प्रेरणार्थक होती हैं। तो एक चीज बताइए, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, यहां राम करता है और यह कार्य किससे करवा रहा है? लक्ष्मण से। राम पत्र किससे लिखवा रहा है? लक्ष्मण से। लेकिन राम लक्ष्मण को पत्र लिखने के लिए मोटिवेट कर रहा है, खुद काम नहीं कर रहा है, लक्ष्मण से काम करवा रहा है। तो ऐसे में ये कौन सी क्रिया हो गई? प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। प्रेरणार्थक क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में अंत में क्या आता है? आता है, आती है, आते हैं, वाता है, वाती है, वाते हैं, और ये सब जो है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आता है। लेकिन वाया, वाई, वाए, वाना, वानी, वाने, अगर ये सब आता है तो वह द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाता है। तो राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, तो यहां पर आपका क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं। ये देखिए वाता शब्द आ गया, वाता, पत्र लिखवाता है। जैसे हमने कह दिया घोड़ों को दौड़वाना चाहिए, वाना आ गया तो द्वितीय प्रेरणार्थक हो गया। राम श्याम को रुलाता है, प्रथम प्रेरणार्थक हो गया। तो इस तरह से प्रेरणार्थक क्रिया है इसमें। विकल्प बी आपका यहां पर ऑप्शन सही है, प्रेरणार्थक क्रिया। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 8वां प्रश्न है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। विकल्प ए है 3, बी है 2, सी है 4 और डी है 5। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला है मौलिक क्रिया
और दूसरा है यौगिक क्रिया। जो क्रियाएं हमेशा धातुओं से बनती हैं और मूल धातुओं को ही क्रिया का मूल रूप कहते हैं। जैसे चल, चल, पढ़, लिख, ये सब क्या हैं? मूल धातुएं हैं। तो चल से चलना, लिख से लिखना, पढ़ से पढ़ना, तो जो ये सब क्रियाएं बन रही हैं ये सब यौगिक क्रियाएं बन रही हैं। यौगिक क्रियाएं मूल क्रिया में ना धातु जोड़कर या कोई भी अन्य ना प्रत्यय जोड़कर या कोई भी अन्य प्रत्यय जोड़ करके बनाई जाती हैं। तो फिलहाल यहां पर रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। जैसे चल, चल क्या है? मौलिक क्रिया है। चलना क्या है? यौगिक क्रिया है। तो ना प्रत्यय जोड़ करके क्या बना दिया गया? इसको यौगिक क्रिया बना दिया गया। तो विकल्प बी फिलहाल आपका यहां पर सही है। रचना के दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? विकल्प ए है शिशु सो रहा है, बी है बालक खेल रहा है, सी है छात्र पढ़ रहा है और डी है छात्रा लिख रही है। देखिए, अकर्मक और सकर्मक की जहां तक बात की जाती है, कभी कभी ऐसी भी कंडीशन आती है जब कोई कर्म वाक्य में नहीं रहता है लेकिन ऐसी क्रिया जरूर रहती है जिसके लिए कर्म अपेक्षित होता है। जैसे मान लीजिए बालक खेल रहा है, तो खेल रहा है तो जरूर कुछ खेलेगा, फुटबॉल खेलेगा या कोई भी चीज खेलेगा, तो खेलने के साथ कर्म अपेक्षित है। तो जिन क्रियाओं के साथ कर्म अपेक्षित रहता है वे क्रियाएं भी सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं, भले ही उनके साथ कर्म जुड़ा न हो। तो बालक खेल रहा है तो कुछ तो जरूर खेलेगा। क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है, गेंद खेल रहा है। तो क्या से जवाब मिल जा रहा है। तो ऐसे में खेलना क्रिया कौन सी होगी? सकर्मक क्रिया होगी। छात्र पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है, समाचार पत्र पढ़ रहा है। तो ऐसे में यह भी क्या होगा? पढ़ना क्रिया, यह भी सकारात्मक क्रिया होगा। छात्रा लिख रही है, क्या लिख रही है? कुछ तो लिख ही रही होगी, तो इसमें भी कर्म अपेक्षित है। तो भले ही यहां कर्म नहीं है फिर भी ये सकर्मक क्रियाएं हैं, क्योंकि इनके साथ कर्म की अपेक्षा की जा रही है। बिना कर्म के ये सब काम हो ही नहीं सकते। न तो खेलना हो सकता है, न तो पढ़ना हो सकता है और न तो लिखना हो सकता है। तो क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वही कर्म कहलाता है। यहां पर जो पहला वाक्य है, शिशु सो रहा है, इस वाक्य में कोई भी कर्म अपेक्षित नहीं है। यहां सोना क्रिया का किसी पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है बल्कि शिशु पर ही पड़ रहा है और शिशु ही करता है। तो ऐसी क्रियाएं जो कर्ता स्वयं से कर लेता है उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। तो शिशु सो रहा है, इसमें सोना अकर्मक क्रिया है, बाकी तीनों आपकी क्या है? सकर्मक क्रियाएं हैं। तो विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 10वां प्रश्न है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य की पहचान करें। विकल्प ए है पूर्ण वर्तमान काल, बी है सामान्य वर्तमान काल, सी है संदिग्ध वर्तमान काल और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है आपका विकल्प ए पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल की पहचान क्या होती है? क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए हैं, आ है, ई है, ए हैं, शब्द जुड़े हुए रहते हैं, वहां पर पूर्ण वर्तमान काल होता है और इससे कार्य की पूर्णता का बोध होता है वर्तमान काल में। तो पढ़ी है, देखिए ई है आ गया अंत में, तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, यहां पर पुस्तक पढ़ने का कार्य पूरा हो चुका है, इसलिए विकल्प ए आपका यहां पर सही है, जिसमें पूर्ण वर्तमान काल है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 11वां प्रश्न है, भूतकाल के कितने भेद हैं? विकल्प ए है 5, बी है 6, सी है 4 और डी है 3। तो भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के 6 भेद माने गए हैं। कितने भेद माने गए हैं? 6 भेद माने गए हैं भूतकाल के। इसमें आपका पहला भेद क्या है? सामान्य भूतकाल। पहला भेद क्या है? सामान्य भूतकाल। आप जानते हैं सामान्य भूतकाल को अनिश्चित भूतकाल भी कहा जाता है। दूसरा है आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल को निकट भूतकाल भी कहा जाता है। तीसरा है अपूर्ण भूतकाल, इसे तात्कालिक भूतकाल के नाम से भी जाना जाता है। चौथा है पूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल और छठा है हेतु हेतुमत भूतकाल। तो ये भूतकाल के 6 भेद हैं।
तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 12वां प्रश्न है, क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? विकल्प ए है भूतकाल, बी है भविष्यत काल, सी है वर्तमान काल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प सी, वर्तमान काल। जहां पर कार्य होने की निरंतरता बनी रहती है वहां पर क्या होता है? वर्तमान काल होता है। क्रिया वर्तमान काल में ही होती है जो निरंतर होती रहती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। तो विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 13वां प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। विकल्प ए है रथ, बी है पग, सी है हाथी और डी है मोक्ष। तो नाग का अर्थ होता है हाथी। वैसे तो नाग के बहुत सारे अर्थ होते हैं, नाग पर्वत भी होता है, तो नाग माने सांप भी होता है, लेकिन यहां पर नाग का अर्थ क्या है? हाथी है। और रथ, पग और मोक्ष ये तीनों नाग के समानार्थी शब्द या नाग के अर्थ अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? गो का अर्थ गाय भी होता है, गो का अर्थ नदी भी होता है, गो का अर्थ इंद्रिय भी होता है, लेकिन गो का अर्थ गज नहीं होता। गज माने हाथी, तो गो का अर्थ गज नहीं होता। विकल्प डी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है? आप देख सकते हैं ये जो चारों विकल्प दिए गए हैं सब जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं। विकल्प ए है जंगल, बी है वन, सी है अरण्य और डी है कानन। तो यहां पर एक शब्द वन ऐसा भी है जिसका अर्थ पानी भी होता है। वन माने जंगल भी होता है और वन माने पानी भी होता है। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 16वां प्रश्न है, उद्धत शब्द का विलोम विलोम यहां पर होना चाहिए, विलोम हो गया है, इसको बना लीजिएगा। उद्धत शब्द का विलोम नहीं है। तो उद्धत शब्द का विलोम शब्द नहीं है। विकल्प ए है सौम्य, बी है विनीत, सी है दोनों सही और डी है स्थूल। तो उद्धत का मतलब होता है कठोर। तो यहां पर सौम्य भी उद्धत शब्द का विलोम है, विनीत भी है और दोनों शब्द दोनों सही। यहां पर तो ये उद्धत शब्द का आपका विलोम शब्द है ही। यहां पर स्थूल शब्द विकल्प डी उद्धत शब्द का विलोम शब्द नहीं है। स्थूल का अर्थ होता है फैला हुआ, बृहद, जो दिखाई दे, पार्थिव। तो विकल्प डी आपका यहां पर सही है। स्थूल माने बड़ा, भीमकाय। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 17वां प्रश्न है, संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? विकल्प ए है आपत्ति, बी है निर्धनता, सी है आफत और डी है विपत्ति। संपन्नता का विलोम शब्द विपन्नता होता है और विपन्नता का अर्थ होता है निर्धनता। तो विपन्नता यहां पर दिया नहीं गया है, तो विकल्प बी आपका यहां पर सही होगा। संपन्नता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निर्धनता। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 18वां प्रश्न है, संकीर्ण का विलोम शब्द है। विकल्प ए है अनुदार, बी है उत्कीर्ण, सी है उदार और डी है विकीर्ण। सबसे पहले तो जानते हैं कि संकीर्ण का अर्थ होता क्या है। संकीर्ण का अर्थ होता है सकरा, संकीर्ण माने सकरा, और विकीर्ण का अर्थ होता है फैला हुआ। विकीर्ण माने फैला हुआ और संकीर्ण माने सकरा। तो सकरा का विलोम क्या होगा? फैला हुआ। तो यहां पर विकल्प डी सही होगा। संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा? विकीर्ण होगा। संकीर्ण माने सकरा और विकीर्ण माने फैला हुआ, चौड़ा, जिसे आप कह सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 19वां प्रश्न है, श्री गणेश का विलोम शब्द है। विकल्प ए है श्री राधा, बी है इति श्री, सी है विनाश और डी है इनमें से कोई नहीं।
तो श्री गणेश का अर्थ होता है किसी कार्य का शुभारंभ करना, किसी कार्य का आरंभ करना, जबकि इसका विलोम शब्द होता है इतिश्री। इतिश्री का अर्थ होता है समाप्त करना। तो श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? इतिश्री होगा। श्री गणेश का अर्थ होता है प्रारंभ करना, शुरुआत करना, जबकि इतिश्री का अर्थ होता है समाप्त करना। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है? विकल्प ए है रात्रि, बी है रजनी, सी है तम, डी है निशा। निशीथ का अर्थ होता है अर्धरात्रि। तो अगर रात की बात की जाए तो रात्रि का अर्थ भी रात होता है, रजनी का अर्थ भी रात होता है, निशा का अर्थ भी रात होता है, लेकिन तम का अर्थ अंधकार होता है। तो यहां पर विकल्प सी आपका सही होगा। निशीथ का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं होगा? तम नहीं होगा। विकल्प सी सही है आपका। बाकी तीनों निशीथ के पर्यायवाची शब्द हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 21वां प्रश्न है, रावणारी किसका पर्यायवाची शब्द है? विकल्प ए है राम, बी है शिव, सी है विभीषण और डी है बाली। वैसे तो बाली और विभीषण दोनों रावण के शत्रु थे। रावणारी का मतलब होता है रावण का अरि, अरि माने शत्रु। तो रावण का अरि, रावण के शत्रु के रूप में सबसे ज्यादा ख्यातिलब्ध कौन है? भगवान श्री रामचंद्र जी। वही उनके प्रबल शत्रु थे और भगवान श्री रामचंद्र जी ने ही रावण का संहार किया था। इसीलिए रामचंद्र जी को रावणारी के नाम से भी जाना जाता है। यह भगवान श्री रामचंद्र जी का पर्यायवाची शब्द है रावणारी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 22वां प्रश्न है, जो अब आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। महाग्रीव किसका पर्यायवाची है? विकल्प है ऊंट, बी है कुबेर, सी है कौवा और डी है शुतुरमुर्ग। तो महाग्रीव, ग्रीव माने गर्दन, जिसकी गर्दन बड़ी हो। तो बड़ी गर्दन वाला प्राणी कौन होगा? ऊंट। विकल्प ए आपका यहां पर सही है। ऊंट को महाग्रीव के नाम से भी जाना जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है, विकल्प ए है विलोमवाची, बी है प्रतिविलोमवाची, सी है समानभास और डी है समानार्थी। तो पर्यायवाची शब्द का समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द को क्या कहा जाता है? समानार्थी शब्द कहा जाता है। पर्यायवाची का यहां पर जो सही अर्थ होगा वह क्या होगा? समानार्थी। विकल्प डी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 24वां प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल आधुनिक युग के चाणक्य थे। रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? विकल्प है व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी है जातिवाचक संज्ञा, सी है समूहवाचक संज्ञा और डी है भाववाचक संज्ञा। आप जानते हैं, मैंने कई बार आपको बताया है कि यदि किसी संज्ञा, किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा की तुलना किसी दूसरी व्यक्तिवाचक संज्ञा से की जाती है तो जिस व्यक्तिवाचक संज्ञा से तुलना की जाती है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। यहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किससे की गई है? चाणक्य से की गई है। तो यहां पर चाणक्य कोई व्यक्ति का नाम ना हो करके यहां चतुराई का प्रतीक है, नीतिज्ञ का प्रतीक है। तो यहां पर चाणक्य शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा हो गया, जबकि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं रह गई, क्योंकि व्यक्तिवाचक या किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की तुलना अगर किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा से की जाती है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। इसलिए यहां पर चाणक्य क्या होगा? आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। यहां चाणक्य का अर्थ हो गया कूटनीतिज्ञ। यहां चाणक्य से मतलब नहीं निकाला गया है, बल्कि चाणक्य का अर्थ यहां क्या हो गया? कूटनीतिज्ञ हो गया। तो यहां जातिवाचक संज्ञा आपकी है। विकल्प बी सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 25वां प्रश्न है, उच्चारण की दृष्टि से अय का उच्चारण स्थान है। विकल्प ए है कंठ, बी है कंठ तालव्य, सी है कंठ्योष्ठ्य और डी है मूर्धा। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, कंठ तालव्य। आप जानते हैं ए अय कंठ तालव्य ध्वनियां हैं, जबकि ओ औ कंठोष्ठ ध्वनियां हैं। तो दो ध्वनियां कंठ तालव्य हैं ए अय, और दो ध्वनियां कंठ्योष्ठ ध्वनियां हैं ओ औ। तो ये ध्यान रखिएगा, कंठ तालव्य केवल क्या है? ए और अय। तो यहां चूंकि उदाहरण में अय दिया गया है
तो इसका जवाब क्या होगा? विकल्प बी कंठ तालव्य। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 26वां प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर है। सुन सी सत्य शीस हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? विकल्प ए है बरवय, बी है सोरठा, सी है दोहा और डी है चौपाई। तो इसमें आपका सही जवाब होगा विकल्प डी, चौपाई छंद है इसमें। कैसे है, अगर इसको जानना है तो आइए मात्रा की गिनती कर लेते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, तो यहां भी अगर 16-16 मात्राएं होंगी तो ये चौपाई होगा। तो आइए देख ही लेते हैं। ये देखिए 1 2 3 4, अगर संयुक्ताक्षर के पहले कोई भी वर्ण होता है तो वह उसके लिए गुरु मात्रा का प्रयोग किया जाता है, और जो संयुक्ताक्षर होता है उसके लिए एक मात्रा का। तो स के लिए 2 हो गया, त के लिए 1, 1 2 1 1 2 2। आप गिनती कर लीजिए, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। नीचे की लाइन में भी गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तू के लिए 2 होगा क्योंकि इधर आधा म है संयुक्ताक्षर है। इसके लिए भी 2 होगा क्योंकि आ की मात्रा इस पर है, और री के लिए भी 2 ही होगा क्योंकि बड़ी की मात्रा है। तो गिनती कर लीजिए, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये देखिए दोनों ही पंक्तियों में 16-16 मात्राएं हैं, समान मात्राएं हैं। और 16-16 मात्राओं, जब प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, तो वह क्या हो जाता है? चौपाई छंद होता है। तो यहां पर विकल्प आपका सही क्या होगा? चौपाई छंद। विकल्प डी आपका यहां पर सही है, जो एक सममात्रिक छंद है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अर्ध सममात्रिक जाति का छंद है। विकल्प ए है रोला, बी है दोहा, सी है चौपाई और डी है कुंडलियां। रोला सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, जबकि दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। चौपाई सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। जबकि कुंडलियां आपका विषम मात्रिक छंद है, तो कुंडलिया की तो बात ही करना बेमानी है। यहां पर सीधे सीधे आप देखिए विकल्प बी आपका यहां पर सही है। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, जबकि दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 28वां प्रश्न है, तीसरा शब्द में विशेषण है। विकल्प ए है पूर्णांक बोधक विशेषण, बी है आवृत्तिवाचक विशेषण, सी है गणनावाचक विशेषण और डी है क्रमवाचक विशेषण। आप जानते हैं संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं, जिसमें आपका गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण और प्रत्येक बोधक विशेषण आता है। तो तीसरा, चौथा, पांचवा ये सब आपके क्रमवाचक विशेषण हैं, जबकि 2 गुना 3 गुना 4 गुना ये सब आवृत्तिवाचक विशेषण हैं। पूर्णांक बोधक विशेषण जिसे 10 20 30 40 50 जो पूर्णांक बोध कराते हैं, और गणनावाचक विशेषण में गणना ही होती है 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो यहां पर विकल्प डी आपका सही है, क्रमवाचक विशेषण। तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है? क्रमवाचक विशेषण है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 29वां प्रश्न है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। विकल्प ए है पुरानी बंगला, बी है पंजाबी, सी है मराठी और डी है गुजराती। तो ब्रजबुली को, पुरानी बंगला को
पुरानी बंगला के नाम से जाना जाता है। तो पुरानी बंगला भाषा को ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है। ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। तो पुरानी बंगला को ही हम क्या कहते हैं? ब्रजबुली कहते हैं। विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 30वां प्रश्न है, जो आज के टेस्ट का आखिरी प्रश्न भी है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो विकल्प ए है 343 से 351 तक, बी है 434 से 351 तक, सी है 443 से 135 तक और डी है 334 से 153 तक। तो इसमें सही जवाब है आपका विकल्प ए 343 से 351 तक भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो विकल्प ए आपका यहां पर सही है। और इसी के साथ आज हमारे इस प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला समाप्त होती है। इस प्रैक्टिस सेट के समस्त प्रश्नों को आज हमने हल कर लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बहुत बेहतर किया है इसमें, और आपके प्रश्न भी बहुत बेहतर इसमें रहे, जवाब भी आपके बहुत अच्छे रहे। तो कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों के प्रश्न गलत हो रहे हैं वो हतोत्साहित न हो और लगातार लगे रहें। निश्चित रूप से उत्तरोत्तर उनके प्रश्न सही होंगे और आप में बराबर सुधार दिखने को मिलेगा। तो हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नियमितता की जरूरत है। लगातार बने रहिए हमारे साथ और यकीन मानिए बहुत बेहतर कर पाएंगे भविष्य में आप। तो एक और महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि आप जो लगातार जो टेस्ट सीरीज ये हो रही है इसमें प्रतिभाग करिए, अपने इष्ट मित्रों को भी ऑनलाइन आने के लिए आहूत कीजिए, जिससे कि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आप जितने भी प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं, जितने भी प्रैक्टिस सेट मैं करवा रहा हूं, इन सब को आप पीडीएफ प्रारूप में अगर प्राप्त करना चाहें तो हमारे पब्लिक चैनल पीकेटी एजुकेट्स को ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पर, और वहां से सारे पीडीएफ प्रारूप में क्वेश्चन पेपर को ले करके फोटो स्टेट करवा के रख लीजिए अपने पास। तो उससे आपको काफी मदद मिलेगी। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, इससे आपका मनोबल भी ऊंचा रहेगा, उत्साहवर्धन भी होता रहेगा। तो आपके सहयोग और समर्पण के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अब मैं लूंगा आपसे विदा। दैट्स ऑल। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।